सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ रितेश प्रेजेंट है और रितेश का प्लेसमेंट एल&टी में हो चुका है। तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे रितेश से कि एल&टी में क्या प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, और एल&टी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके रितेश से जानेंगे। तो रितेश, पहले आप अपने बारे में बताओ हमें। थैंक यू चिराग, वेरी थैंक यू मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। माय नेम इज़ रितेश। करेंटली आई एम परसुइंग माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर एंड आई एम प्लेस्ड एट एल&टी एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ओके रितेश, तो रितेश जो आपका प्लेसमेंट हुआ है एल&टी में, उसका पैकेज कितना है? चिराग, जो मुझे LOI रिसीव हुई है उसमें दो टाइप के पैकेजेस हैं। पहला है, अगर आपकी पोस्टिंग साइट बेस्ड है तो उसके लिए 6.5 LPA है, और अगर ऑफिस बेस्ड है तो उसके लिए 6 LPA है। ओके रितेश, तो रितेश एक और चीज़ जो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि जब कोई बंदा एल&टी में अप्लाई कर रहा है तो उसका कितना मार्क्स या CGPA होना चाहिए कॉलेज में, और उसके 10th-12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो होने चाहिए उसके बारे में बताओ। बेसिकली एल&टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तीन चीज़ें देखती है। पहली, आपका एज लिमिट जो आप 24 ईयर्स मैक्सिमम थी। अगर आप 24 ईयर्स से अबव हैं तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा था आपका CGPA क्राइटेरिया जो 6 CGPA था। और तीसरा था, आपके कोई बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के टाइम पे जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसको पहली बार में आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एल&टी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप सब लोगों के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो रितेश, हमें बताओ कि कितने राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है। चिराग, बेसिकली मेरे दो राउंड्स हुए थे। पहला राउंड था CBT टेस्ट जिसमें हम लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और दूसरा था इंटरव्यू जिसमें HR और टेक्निकल दोनों कंबाइंड था, तो उसी में हो गया था। ओके रितेश, तो यहाँ पे मैंने, जैसे आप लोगों ने सुना और मैंने भी सुना कि 2 राउंड होते हैं। तो रितेश, मुझे बताओ कि पहले राउंड में क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या पूछा जाता है, और इसके बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दो। चिराग, जो पहला राउंड था CBT राउंड, उसमें हम लोगों को 135 मिनट्स मिले थे, और उसमें हम लोगों को 100 क्वेश्चंस करने थे। 100 नॉन टेक के थे जिसमें एप्टीट्यूड था, और 100 टेक्निकल के 50 टेक्निकल के क्वेश्चंस थे, और 50 नॉन टेक के क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड वाले। ओके रितेश, तो जैसा तुमने बताया कि टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में हमें किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसके बारे में बताओ, और कौन कौन सा ऑनलाइन रिसोर्सेज हमें इस्तेमाल करना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, ये भी बता दो। बेसिक, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हैं तो आप इजीली जो आपका नॉन टेक के क्वेश्चन से एप्टीट्यूड वाले आप डील कर पाएंगे। जो मेनली क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, SCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन। और चिराग, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने जो मुझे TCS NQT का मुझे रिकमेंड किया था टेस्ट के लिए, वो मेरे एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। उसके थ्रू मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की, और जो मुझे इंटरव्यू नहीं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आया था। थैंक यू। वेलकम रितेश भाई। वैसे तो उसमें तुम्हारा हार्डवर्क ही मैटर करता है कि तुमने इतना हार्डवर्क किया और उसे पढ़ा। तो वैसे तुमने बताया कि टेक्निकल के बारे में बताया, तो ये बताओ कि टेक्निकल जो क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के दौरान, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स से आते हैं, कि जो इलेक्ट्रिकल में हमें पढ़ के ही जाना चाहिए जब हम टेस्ट देने जा रहे हो एल&टी के, तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बताओ। चिराग, जो मेरे टेक्निकल क्वेश्चंस थे CBT टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे बेसिकली, लेकिन मेजॉरिटी जो मेरे क्वेश्चंस आए थे वो एनालॉग और डिजिटल से आए थे। जो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 50 आउट ऑफ 50, 20 to 25 क्वेश्चंस एनालॉग और डिजिटल के थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मैं कह सकता हूँ पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, मशीन्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स से थे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबका फर्स्ट राउंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। तो रितेश, हमें बताओ सेकेंड राउंड में क्या क्या हुआ था और उसमें क्या क्या पूछा गया था।
चिराग, जो सेकंड राउंड मेरा हुआ था वो इंटरव्यू राउंड था। वो एचआर प्लस टेक्निकल दोनों इंटरव्यू एक साथ हुए थे। उसमें आपको बेसिकली आपका जो इंटरव्यू राउंड था उसमें आपको 4-5 चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक, आपका इंट्रो अच्छे से आपका रेडी होना चाहिए। दूसरा, आपने क्या इंटर्नशिप की है, कौन कौन सी इंटर्नशिप की है। तीसरा, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था। चौथा, आपका कोर्स जो आप मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका डोमेन है उसके आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। और पांचवा, आपको कंपनी की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए ताकि आप जो एचआर क्वेश्चंस हैं उनको डील कर पाएँ। ओके रितेश, जैसा तुमने बताया कि 4-5 चीज़ें हमें तो पता होनी चाहिए डिटेल में। तो रितेश, जो पहला तुमने बताया कि हमें इंट्रो बहुत अच्छा देना चाहिए, तो इंट्रो हम कैसे प्रिपेयर करें इसके बारे में बताओ कि क्या क्या डिटेलिंग्स उसमें होनी चाहिए इंट्रो में, इसके बारे में हमें डिटेल में बताओ। हाँ, थैंक यू चिराग। ये बहुत बड़ी मिथ है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इंट्रो जो हमारा है वो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए और बहुत फ्लुएंसी के साथ होना चाहिए। एक बार में फ्लुएंटली हम लोगों को सारा बोलना चाहिए इंग्लिश, जैसे रट्टू तोता कोई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टक कर सकते हैं इंट्रो में, आप स्टक करिए इंट्रो में, लेकिन आप जिस सिचुएशन में मतलब स्टक किए हैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द थिंग दैट मैटर्स इन एन इंटरव्यू इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट मैटर्स मोर। और मैं इंट्रो के लिए यही कहना चाहूँगा, जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, छोटी बड़ी जैसी भी अचीवमेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने इसको अचीव करने के लिए, तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आपका इम्पैक्टफुल, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी आपके इंटरव्यू के ऊपर। ओके रितेश, तो इंट्रो के बारे में जितने भी डाउट्स होंगे यहाँ तक हमें लगता है कि क्लियर हो चुके होंगे। तो रितेश, जो दूसरा पॉइंट तुमने बताया था कि इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के बारे में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आमतौर पे, उसके बारे में हमें बता दो। इंटर्नशिप के लिए मैं चिराग ये कहना चाहूँगा, जो भी आपने इंटर्नशिप की है जहाँ से भी, वो आपको अच्छे से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चंस उसी इंटर्नशिप से रिलेटेड पूछेगा, आपने क्या उस इंटर्नशिप में सीखा, पूछे जाएंगे इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या सीखा आपने, क्या आपको नॉलेज गेन हुई, और थोड़े बहुत उसी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने इंटर्नशिप थोड़ी अच्छे से की है तो बस उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। थोड़े जो भी आपने सीखा था वो मोर देन इनफ है आपको उस इंटर्नशिप क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ओके रितेश, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरा पॉइंट जो रितेश तुमने बताया था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, तुम अपना एग्जांपल भी ले सकते हो कि तुमने क्या से क्या बनाया था और उन्होंने उसमें कैसे क्वेश्चंस उठाए थे। उस हिसाब से तुम बताओ कि क्या क्या पूछा गया था। चिराग, मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट उन लोगों ने बहुत फोकस किया था। मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था तो मैंने उन्हें बताया सोलर ईवी चार्जिंग विथ स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट एंड रोड एनर्जी हार्वेस्टिंग। तो उन्होंने ये पूछा कि आप इस प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं, आपके क्या आउटकम्स मिलेंगे इस प्रोजेक्ट से, आप क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, और आप इस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल है, आप मतलब जो भी आपकी टीम है उसमें आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपने थोड़ी भी रिसर्च की होगी अपने प्रोजेक्ट के लिए, थोड़ा भी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिसर्च किया होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर पाएंगे। और बस इतना ही बहुत है, मोर देन इनफ है आप किसी भी उनके क्वेश्चन को डील करने के लिए। बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है और आपका रोल मतलब क्या कर रहे हैं और आपका रोल क्या है उस प्रोजेक्ट बनाने में या करने में। बहुत इतना मोर देन इनफ है। ओके रितेश, मुझे लगता है कि यहाँ पे सबका डाउट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा वो दूर हो चुका होगा। तो रितेश, जो अगला पॉइंट जो तुमने बताया था कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताओ कि कौन कौन से टॉपिक्स से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं एलएनटी में, उसके बारे में बताओ। चिराग, जो मुझसे ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे थे और ये मैंने देखा है कि मेजरली आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, आप ईज़िली आंसर कर पाएँ क्वेश्चंस को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। कोई भी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप डील कर पाएंगे सारे क्वेश्चन से। इन माय केस मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किया था तैयार, क्योंकि एक तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए ईज़ली था, ईज़ी टू अंडरस्टैंड था और बहुत स्मॉल सब्जेक्ट था। मतलब बाकी जो सब्जेक्ट हैं पावर सिस्टम और मशीन्स वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स को, अगर आप उन सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे
तो इट्स वेल गुड, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे मतलब ठीक है। अगर लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसको तभी चूज़ करें जब आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएँ जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं होगा कि आपसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, लेकिन उसको डीप ये ज़रूर चेक करेगा आपको डीप नॉलेज है कि नहीं सब्जेक्ट की। तो इसलिए जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करें बहुत वाइजली चूज़ करें। ओके रितेश, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो रितेश, जो आपने अगला पॉइंट हमें बताया था, जो लास्ट पॉइंट है कि एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो एचआर क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछा गया था उसके बारे में भी हमें बताओ। HR क्वेश्चंस में मुझसे बस एक ही मेरा इंटरव्यू जो टेक्निकल वाला राउंड था वो थोड़ा लॉन्ग मतलब लंबा चला गया था मुझसे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया था, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो पूछा। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस पावर सिस्टम के भी उन लोगों ने पूछ लिए थे, मैं बताना चाहूँगा, और क्योंकि पावर सिस्टम कोर है हम लोगों का इसलिए। और उसके बाद मेरा HR राउंड आया था, तो HR राउंड में बस मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई LNT, आप LNT क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर वी रिक्रूट यू थ्रू EPC, EPC एक LNT का डोमेन है, अगर वी रिक्रूट यू थ्रू EPC एंड पोस्ट यू अब्रॉड विल यू ज्वाइन LNT। तो इसके लिए मैंने जो आंसर दिया था मैं वो बताना चाहूँगा कि LNT के लिए देखिए बहुत कम ही कंपनीज़ हैं जो हम लोगों को कोर जो हमने इंजीनियरिंग सीखी है वो हम लोग उसको आगे परस्यू कर पाएँ। तो LNT उन कंपनीज़ में से एक है जो हम लोगों को आगे परस्यू करने का वो एक वो देती है, रास्ता देती है। तो मैंने यही कहा कि इट गिव्स अस अ पाथ फॉर टू परस्यू द वॉट वी लर्न। एंड सेकेंडली जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप LNT ज्वाइन करेंगे एज अ EPC, तो मैं ये कहूँगा मैंने जो रिसर्च की थी कंपनी को रिलेटेड, तो मैंने वाइड रिसर्च की थी, तो मैंने देखा था LNT अलग अलग डोमेन्स में डील करती है, जैसे EPC हो गया, डिफेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर प्लांट रिलेटेड हो गया, फाइनेंस हो गया। तो मैंने एक पूरे लिस्ट बनाई थी, तो उसमें मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था। तो जो मैंने आंसर दिया था, मैंने सर से कहा था इंटरव्यूअर से कि सर मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है मैंने उसमें सबसे ऊपर डिफेंस को रखा है और सेकंड नंबर पे मैंने EPC को रखा है। अगर आप मुझे EPC के थ्रू रिक्रूट करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे एक अपना प्रेफरेंस ही मिलेगा। और जहाँ तक बात है अब्रॉड पोस्टिंग की या फॉरेन कंट्री में जाने की, तो मैं मेरे लिए ऑनर की बात होगी LNT को रिप्रेजेंट करना किसी फॉरेन लैंड में। तो आई विल बी वेरी हैप्पी ज्वाइनिंग LNT। थैंक यू। ओके रितेश, तो भाई मुझे लगता है यहाँ पे आपके जो भी HR क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो रितेश, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बच्चों ने बताया था कि उनका एक्सटेम्पोर भी हुआ था आखिरी में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपका भी हुआ था क्या? हाँ, थैंक यू चिराग, मेरा हुआ था, ज़रूर हुआ था। थैंक यू फॉर मैंशनिंग इट, मैं खुद भूल गया था उस राउंड को। चिराग, हाँ हुआ था, मेरा एक्सटेम्पोर राउंड हुआ था। उसमें बेसिकली इस राउंड में मैं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा फ्लुएंसी, आपको मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश आपको बोलना है, आपको मेंटेन करना है आपको, मतलब आप जितना ज़्यादा अच्छे से बोल पाएँ तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो भी EV बेस्ड था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बस मैं इस राउंड के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो करंट अफेयर्स से, क्योंकि जो मैंने बाकी लोगों का भी देखा था तो उन लोगों को मेजरली जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस राउंड के लिए वो यही थे कि जो करंट अफेयर्स बेस्ड थे। तो आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी करंट अफेयर्स की, तो फिर आप आराम से उस राउंड को डील कर पाएंगे। बस ये है कि आपको इस राउंड में कैसे भी करके आपको फ्लुएंटली थोड़ा बोलना है। अटक सकते हैं लेकिन आपको सिचुएशन से बाहर भी आना है, वहाँ रुक मत जाइएगा। बस यही एक वो चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई जो रेज्यूमे होता है, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बनाना, तो रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम कोर की कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, LNT हो गया या कोई भी अदर कंपनीज़ हो गया कोर की, तो उसमें जो हमारा रेज्यूमे होता है उसमें क्या क्या मेंशन हमें ज़रूर से कर देना चाहिए और कौन कौन से स्किल्स हैं उसको शोकेस करना ही चाहिए?
देखो चिराग, मैं यही कहना चाहूँगा, एज अ कोर कंपनी आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि अगर आप किसी कोर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो रेज्यूमे आप बनाएं वो कोर स्पेसिफिक हो, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू जो भी आगे प्रोसेस होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो उसी रेज्यूमे के बेस पे होगी। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, रेज्यूमे को कभी भी ज़्यादा पंप मत करो। पंप इन द सेंस कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है उस रेज्यूमे के अंदर जो आपको नहीं आती हों, जो आपको आती हों, जो आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि क्यों आपने उसको रेज्यूमे में लिखा है। अगर आपकी जो भी अचीवमेंट है, जो भी, उसको ज़्यादा मतलब इतना भी कुछ मत डाल दो कि जो आपने किया ही नहीं है। बस जो है, जो आपने किया हो, जो अच्छे से किया हो, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, और जो भी डोमेन स्पेसिफिक हैं। अगर आप कोर में अगर मैं कहूँ आप कर रहे हैं, तो जो भी डोमेन स्पेसिफिक आपकी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा मेंशन कीजिए। वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके रितेश, तो मुझे लगता है कि आपका जो भी रिज्यूमे से रिलेटेड डाउट होगा, यहाँ पे रितेश ने आपका सब डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो रितेश, एक और क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कि मैं अब जो पूछना चाहता हूँ कि आप जो अभी प्लेसमेंट का सीज़न चल रहा है, कई लोग के प्लेसमेंट्स हुए, कई लोग के नहीं हो रहे हैं, और जो अभी थर्ड ईयर में बच्चे हैं वो अभी फाइनल ईयर में आएंगे और प्लेसमेंट्स का स्ट्रेस है वो झेलेंगे, तो उनको क्या मैसेज दोगे? इसके लिए तो मैं कोई मैसेज, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखो, जॉब्स हैं, अगर आप थोड़ी मेहनत लगेगी, जॉब्स हैं, कम हैं लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, खुद को प्रूव कर पाएँ, तो आप इजीली किसी भी जॉब को क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कॉरपोरेट, कुछ भी। बस ये है कि आपको उसी एनवायरनमेंट में, जो अभी एनवायरनमेंट है, मतलब जैसे आप थोड़ा हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा कुछ भी अचीव करने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जॉब्स कम हैं, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन, मतलब एक में नहीं हुआ दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं तीसरे में होगा। बहुत कंपनीज है, बहुत आएंगी, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। बस आप छोड़िए मत, आपका ज़रूर होगा, मैं यही कहना चाहूँगा। तो भाई मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी आपको मिल गया होगा रितेश से। और मैं भी यही कहूँगा कि यार, जो कंपनीज़ और जॉब्स की कमी नहीं है, और अगर मान लो एक सिचुएशन मान भी लेते हैं कि ऑन कैंपस नहीं हुआ, तो भाई ऑफ कैंपस भी बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, आप अप्लाई करो। अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, और आपने काफ़ी मेहनत किया है, तो जॉब्स तो पक्का मिलेंगे ही यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच रितेश। थैंक यू चिराग, एंड आई होप गुड फॉर योर चैनल। होप ये बहुत अच्छा ग्रो करे और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट और सिक्योर हो। तो भाई ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस जिसमें हम इंटरव्यू के बारे में बताएंगे आपको, और आपके सीनियर्स गाइड करने आएंगे, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।